हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक पर बात करेंगे। देखते हैं। पहली ट्रिक है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज, और इसकी ट्रिक है मीना का जलवा और भी है। यहाँ पे भी है, ये साइलेंट है। तो मी से मीना का जलवा और भी है, मीना का जलवा और भी है। तो मी से बनेगा मीथेन, ना से बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, का से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा से बनेगा जलवाष्प, और से बनेगा ओजोन। ये हो गई आपकी ग्रीन हाउस गैसेज। तो जानते हैं मीथेन के बारे में। भाई ये उत्सर्जन, मीथेन की बात करें तो मीथेन उत्सर्जन के पश्चात 20 वर्षों तक वायुमंडल में को नुकसान पहुंचाती रहती है। ये CO2 की तुलना में 84 से 86 गुना अधिक प्रबल है। CO2 की तुलना में 84 से 86 गुना अधिक प्रबल है। CO2 की बात करें तो CO2 तो सिर्फ 9 वर्षों तक ही विद्यमान रहती है। 9 वर्षों तक CO2 विद्यमान रहती है। मीथेन की स्रोत की बात करें तो मीथेन कहाँ कहाँ से निकलती है, तो वही दलदली भूमि से निकलती है। और कहाँ से निकलेगी, चावल के खेत से निकलती है। जब उसमें नीचे एक लेयर जम जाती है एलगी की, तो उससे जो गुब्बारे से निकलते हैं उससे ये मीथेन ही निकलती है। जुगाली करने वाले जो पशु हैं उनके उनसे ये मैथेन निकलती है। बात करें आगे, जो कोयले के बैठ दो लेयरों के बीच में से मैथेन निकलती है। कूड़े करकट के ढेर से भी ये गैस निकलती है। बात करें तो मीथेन की, इसको जो नष्ट होती है, ये CO2 और जल उत्पन्न करने वाली जो उतनी भी रासायनिक क्रिया उनके माध्यम से ये नष्ट हो जाती है। कुछ मृदा में बैक्टीरिया भी मिलते हैं ऐसे, जो उनका मीथेन का उपभोग कर लेते हैं और मीथेन को समाप्त करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड की हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड ये 116+9, 116+9 या तो कम हो सकते हैं या बढ़ सकते हैं वर्षों तक वायुमंडल में विद्यमान रहती है। ये इसकी बात करें तो ये CO2 है, जो CH4 के बाद, CO2 और CH4 के बाद मानव जनित ये तीसरी प्रमुख गैस मानी जाती है जो ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका हम उत्पादन कहाँ से निकलती है, तो ये जो कृषि में फर्टिलाइजर लगता है उसका 70% योगदान रहता है। आगे बात करें वायुमंडल में, समताप मंडल की निचली लेयर में वायुमंडल जो वायुयान या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ते हैं उनसे निकलने वाली गैसें भी इसमें नाइट्रस ऑक्साइड के मदद करते हैं या उत्पादन करते हैं। बात करें नाइट्रस ऑक्साइड की, जब ये ऊपर जाती है समताप मंडल में तो ये ओजोन परत जो है, जो परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, उसको भी नष्ट करने में योगदान देती है। जल वाष्प और ये ओजोन हो गया। ओजोन क्या, जब ऑक्सीजन के अणु टूटेंगे तो मिल करके O प्लस ऑक्सीजन मिलेगी तो ये O3 बन जाता है। इस तरीके से ऑक्सीजन ओजोन बनती है ऑक्सीजन से, और इसी हिसाब से ये टूट जाती है। आगे हम बात करें कुछ ग्रीन हाउस गैसों की और की, तो फ्लोरिनेटेड गैसेज हैं कुछ, वो भी ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं। जैसे हम बात करें तो CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बात करें तो HFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आगे बात करें तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया। और बात करें तो परफ्लोरोकार्बन। परफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है जो एल्युमिनियम का उत्पादन होता है उसमें ये यूज होती है PFC, और उसी से इसका रिसाव होता है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, तो वहाँ से ये लीकेज हो जाती है। और बात करें तो SF6 एक ग्रीन हाउस गैस है प्रमुख, इसको सल्फर हेक्साफ्लोराइड बोलते हैं। ये इस मैग्नीशियम के संशोधन करने में यूज होती है। और इसका रिसा दूसरा क्या, SFC का जैसे पानी का पाइप है या गैस की पाइपलाइन है या तेल पाइपलाइन है, उनमें
रिसाव का पता लगाने के लिए ट्रेसर के रूप में भी SF6 का यूज होता है। और बात करें FPD यानी सॉरी NF3 एक गैस है, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। कहाँ पे यूज होता है इसका? वही सेमीकंडक्टर या पतली फिल्म बनाने में, सौर सेल में इसका प्रयोग होता है, या फ्लैट पैनल डिस्प्ले बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये हो गया आपका ग्रीन हाउस गैसेज, जितनी कंप्लीट है वो यहाँ पे सारी आ गई। आगे देखते हैं विटामिनों के नाम। इसकी भी ट्रिक है। रेड था एक टॉफी का, तो यहाँ पे का साइलेंट है। रेड था एक टॉफी का, रेड था एक टॉफी का, बस ऐसे ही याद करना, रेड था एक टॉफी का। तो रेसे हो गया, रेसे हो गया रेटिनॉल, खा से हो गया थाइमिन, विटामिन बी। ए से होगा एस्कॉर्बिक एसिड, कैसे हो गया कैल्सीफेरोल, टा से हो गया टॉकोफेरोल, और फी से हो गया फिलोक्यूलिन। अब देखते हैं विटामिन ए रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। आंखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ली पड़ जाती है, दृष्टि का समाप्त हो जाती है। और इसकी हम बात करें तो ये 13 से 14 वर्ष की जो एज है उसमें बच्चों को 60 मिलीग्राम विटामिन ए की जरूरत पड़ती है। विटामिन बी की हम बात करें तो इससे बेरी बेरी रोग होता है, और बेरी बेरी रोग। आगे बात करें तो इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सभी में। आगे बात करें तो ये पानी में विलय है। विटामिन सी की बात करें तो इससे स्कर्वी रोग होता है। तो इसकी पूर्ति किससे हो सकती है? खट्टे फलों से इसकी पूर्ति हो सकती है। कैल्सीफेरोल की बात करें तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है, बच्चों में। और बड़ों में हम बात करें तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है। टैकोफेरोल की बात करें, इसकी कमी से मनुष्य नपुंसक हो जाता है। नपुंसक हो जाता है यानी जो प्रजनन शक्ति है वो क्षीण हो जाती है विटामिन ई की कमी से। इसकी पूर्ति के लिए विटामिन ई की क्या कर सकते हैं? गेहूं, चना, मटर, या हरी पत्तेदार सब्जियां और मांस के स्रोत है विटामिन ई के। फिलोक्यूलिन की बात करें, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। थक्का नहीं बनता है। पूर्ति की बात करें, टमाटर और पनीर आदि में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के मिलता है। दूसरा, विटामिन के की पूर्ति सूर्य के प्रकाश से भी होती है, जो स्किन में ऑर्गेस्ट्रोल एक लेयर मिलती है, उससे रिएक्शन करके विटामिन के बनता है। ये हो गया आपके विटामिन। रेट था एक टॉफी का। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं विटामिन। ये आते हैं, इसकी ट्रिक है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ये पर यहाँ पे साइलेंट है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। थोसा हो गया थाइमिन विटामिन B1। रासा होगा राइबोफ्लोविन विटामिन B12, वो सॉरी B2। न्यूसा हो गया निकोटिनोमाइड या नियासिन विटामिन B3। पेंट से हो गया पेंटोथोनिक अम्ल विटामिन B5। वैसे हो गया यहाँ पर बायोटिन B7। और सासा हो गया साइनोकोबाल्मिन विटामिन B12। ये हो गए आपके। अब इनके हम बारे में कुछ जानते हैं। तो विटामिन बी से अभी पीछे बताया बेरी बेरी रोग होता है। B2 की हम बात करें तो अभी एक है जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो विटामिन B, C और एक विटामिन होता है P, ये होते हैं जल में घुलनशील। बाकी जितने भी बचे A, D, E, K ये हो गए
आपके वसा में घुलनशील विटामिन। देखते हैं, विटामिन बी हो गए 1, विटामिन बी 2, यानी विटामिन बी के सारे जितने भी हैं वो सब जल में घुलनशील है। तो विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये पेपर में आया हुआ है, चेइलोसिस या इसको किलोसिस भी बोलते हैं। विटामिन बी 2 की कमी से होता है। इससे क्या होता है, विटामिन बी 2 की कमी से भार में कमी होती है, होठ, जी हाँ, होठ, जीभ, त्वचा सब में रूखापन आ जाता है। विटामिन बी 3 की बात करें तो ये कैटाबोलिज्म यानी चयापचय को बढ़ावा देता है। त्वचा और नर्वस सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है विटामिन बी 3। बी 5 की बात करें तो ये है ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है, हार्मोन के उत्पादन में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसकी कमी से पेलाग्र नामक रोग होता है। विटामिन बी 7 की बात करें तो ये भी ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है और त्वचा बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। आगे बात करते हैं बी 12, यह तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, आरबीसी के निर्माण में मदद करता है और इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। और कुछ और विटामिन की बात करें तो एक है बी 9, इसको बोलते हैं फोलेट, रासायनिक नाम है इसका। ये डीएनए संश्लेषण और आरबीसी के निर्माण में मदद करता है, यानी। और दूसरा बात करें, एक और विटामिन है बी 6, इसको बोलते हैं पायराडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ये क्या करता है, ये प्रोटीन और न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में मदद करता है। ये हो गया आपके विटामिन। आगे देखते हैं अग्नाशय से निकलने वाले कुछ एंजाइम और छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। तो ये हो गया आपका अग्नाशय। तो अग्नाशय से निकलने वाले जो एंजाइम है, इसकी ट्रिक है टॉल, TALL। टी से हो गया ट्रिप्सिन, ए से हो गया एमाइलेज और डबल एल से हो गया लाइपेज। यानी ट्रिप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन को अपघटन करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का अपघटन करता है और लाइपेज फैट का अपघटन करता है। अग्नाशय का ये एक और है, यहाँ से एक टॉपिक और पूछा जाता है। अग्नाशय में लैंगर्स बोलते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, वहाँ से कुछ प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन निकलते हैं, जैसे एल्फा, बीटा और गामा। ए से बी से यहाँ से इंसुलिन निकलता है, इसकी कमी यदि ये कम हो जाए तो इससे डायबिटीज होती है। आगे देखते हैं छोटे हाथ से निकलने वाले एंजाइम, इसकी ट्रिक है स्मेल। तो एस से हो गया सुक्रोज, एम से हो गया माल्टेज, ई से हो गया इरेप्सिन, एक एल से हो गया लैक्टेज और एक एल से हो गया लाइपेज। तो देखते हैं सुक्रेज की हम बात करें तो सुक्रेज का कार्य क्या है, ये भाई सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज की बात करें तो ये माल्टोस को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। रेप्सिन की हम बात करें, ये शेष प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो एसिड में, यानी प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज की बात करें, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ग्लैक्टोज में परिवर्तित करता है। अब आता है लाइपेज, तो ये इमल्सीकृत जो फैट होता है तो उसको ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है।
अब देखते हैं आगे, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रह, इसकी भी एक ट्रिक है। यानी बसपा की मायावती सेब खाती है। हमने माया से एम उठा लिया, बी से बत्ती से बी उठा लिया, यहाँ से सेब को पूरा ऐसे भी लिख दिया है। और खाती है यहाँ पर साइलेंट है। तो देखते हैं, वैसे बुध हो गया, जैसे शुक्र हो गया, पास है पृथ्वी हो गया, यहाँ की साइलेंट है। माया का एम उठाया तो एम से हो गया मंगल, बी से बती हो गया बृहस्पति। सेब में हम बात करें, एस से हो गया शनि, ए से हो गया अरुण, और आगे बी से हो गया वरुण। ये हो गया आपके। अब इनकी हम बात करें, ये लाइन दिखाई दे रही है, इस ग्रह को दो भागों में बांटते हैं। एक हो गया इनर सोलर सिस्टम या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट वो होते हैं जो पृथ्वी के शायद से दिखते हैं, और दूसरे आउटर प्लेनेट या जोवियन ग्रह भी इनको बोलते हैं। ये गैस और धूल कण या बर्फ से बने होते हैं। तो पार्थिव ग्रह, जिन्हें पार्थिव ग्रह बोलते हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये पार्थिव ग्रह हो गए। और जोवियन ग्रह बोलते हैं बाकी बचे इधर के, ये हो गए जोवियन, और इधर के हो गए पार्थिव। तो हम यहाँ से कुछ बात करें बुध ग्रह की, तो एक कैलोरिस बेसिन बुध ग्रह पे मिलती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैलोरिस बेसिन किस ग्रह पे है। शुक्र की बात करें तो इसके चारों सल्फ्यूरिक एसिड के जमे हुए बादल मिलते हैं। कुछ ज्वालामुखी भी है। इसका 97% वायुमंडल CO2 का बना हुआ है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बारे में अधिकांश चीजें जानते हैं आप। मंगल की हम बात करें तो ग्रेविटी फोर्स यहाँ की बात करें तो पृथ्वी के मात्र 1/3 के बराबर है। लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति मिलती है यहाँ पर। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत बात करें तो निक्स ओलंपिया है। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ज्वालामुखी मंगल पे है कौन सा, आल्पस मोन्स। वायुमंडल में इसके भी 95% CO2 है। आगे बात करते हैं बृहस्पति की, तो ये सबसे भारी ग्रह है। ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के 5 गुना अधिक है। वायुमंडल का अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। गैनेमिड उपग्रह इसी का है। शनि की हम बात करें, शनि को पीले रंग का उपग्रह कहा जाता है। यहाँ भी हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति मिलती है। शनि पे इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है शनि को। ये इसका सबसे बड़ा ग्रह की हम बात, उपग्रह की बात करें तो टाइटन, इस पे भी नाइट्रोजन की उपस्थिति मिलती है। इसके अन्य उपग्रहों की बात करें तो एटलस हो गया, मिमास हो गया, इक्लेट्स, टेथिस, डायोन, रिया, हाइपोरियन और पोइवे इसके शनि के उपग्रह। अरुण ग्रह की हम बात करें, इस पे CH4 मीथेन की अधिकता है, और मीथेन की अधिकता के कारण इसे ये हरे रंग का दिखता है। इस पे हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति है। हीलियम की उपस्थिति है। इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह में आते हैं एरियल, अम्ब्रियल, टिटेनिया, ओबेरोन और मिरांडा। ये हो गए उसके उपग्रह। वरुण की बात करें, वरुण पर हाइड्रोजन गैस ही मिलती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। रंग ये भी पीलापन लिए हुए है। उपग्रह की बात करें वरुण की, तो वरुण के उपग्रह ट्रिटोन, ट्रिटोन और नेरेइड। ये हो गए इसके उपग्रह। आगे देखते हैं वायुमंडल का स्तर। वायुमंडल के स्तर में जो ऊपर से नीचे, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाते हुए कौन कौन से लेयर मिलती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो छात्र सभाओं में आके बोल, इसकी ट्रिक है। छात्र सभाओं में आके बोल, यानी 6 से छात्र से क्षोभ मंडल, सभा से समताप मंडल, ओ से
ओजोन, एम में यहाँ पे साइलेंट है, आके आयन मंडल, और बोल से बाह्य मंडल। यहाँ से इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए सारी लेयरों का। तो यहाँ पे बात करें क्षोभ मंडल की, तो भाई क्षोभ मंडल में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वर्षा हो, तूफान हो, ये सारी क्रियाएं यहीं पर होती हैं क्षोभ मंडल पर। यहाँ क्षोभ सीमा और क्षोभ सीमा के निकट जेट धाराएं चलती हैं, जिनको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। इसकी ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है सतह से 12 किलोमीटर, और यही ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक मिलती है। यहाँ पे आगे क्षोभ सीमा, उसके ऊपर आता है समताप मंडल। समताप मंडल में हम बात करें, यहाँ पे क्षोभ मंडल की हम बात करें, क्षोभ मंडल में टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं पार्थिव विकिरण के साथ कमी आती है, और इससे टेम्परेचर में भी कमी आती है। तो ऊपर क्षोभ सीमा पर जाकर के टेम्परेचर -60 से 65 डिग्री हो जाता है। समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन लेयर मिलती है, यहाँ से टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है, और समताप सीमा पर जाकर के 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। ओजोन पर द्वारा यहाँ पर पराबैंगनी किरणों का अवशेषण कर लिया जाता है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, इसलिए। आगे बात करें समताप मंडल में यहाँ पे बादल मिलते हैं, मदर ऑफ परक्लाउड, MPC, मदर ऑफ परक्लाउड बादल समताप मंडल में मिलते हैं। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखी जाती है। आगे बात करें, जैसे यहाँ पे ओजोन का स्तर कम हो जाता है आग, तो इस वजह से फिर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और मध्य मंडल की मध्य सीमा पर आ करके यहाँ पे फिर से माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, और ये -85 से -100 के पास टेम्परेचर पहुँच जाता है। यहाँ पर भी बादल बनते हैं, उनको बोलते हैं निशादित्य बादल या नोक्टियुलेंट क्लाउड, मध्य मंडल में बनते हैं। इसकी सीमा की बात करें तो ये 80 किलोमीटर तक है। आगे बात करते हैं आयन मंडल की, तो आयन मंडल की ऊंचाई लगभग 500 किलोमीटर तक। यहाँ पे फिर आयन कण मिलते हैं, और पृथ्वी का वो सूर्य का जो विकिरण है उसको सोख लेता है, तो फिर से टेम्परेचर में वृद्धि होने लगती है, और ऊपर को फिर वृद्धि होती जाती है टेम्परेचर की। यहाँ पे बात करें आयन मंडल में, तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियलिस ये चमक दिखाई देती है ऊपर दोनों ध्रुवों पर। आगे बात करें बाह्य मंडल या आयन मंडल की हम बात करें तो यहाँ पर आयन जो भी रेडियो वेव्स निकलती हैं, ये जो भी दूरसंचार उपकरण उपस्थित होते हैं वो इसी में होते हैं। आगे बात करते हैं बाह्य मंडल, ये 2000 किलोमीटर तक यहाँ पे आयन की संख्या बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर में भी वृद्धि हो जाती है। उसके ऊपर बात करें कॉस्मिक रेज चलती हैं, विद्युत चुम्बकीय आंधी भी चलती हैं। ये हो गया आपका वायुमंडल में स्तर। अब देखते हैं कोयले की घटती मात्रा के आधार पर कोयले के प्रकार। इसको देखा जाए तो इसकी ट्रिक है ABLP। ए से हो गया एंथ्रेसाइट, बी से हो गया बिटुमिनस, सी से हो गया और ली से हो गया लिग्नाइट, और पी से हो गया पीट। तो एंथ्रेसाइट, इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है 95 से 98%। इसका प्रयोग ध्यान रखना है कि जो लोहा इस्पात को गलाने में एंथ्रेसाइट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, उसके लिए बिटुमिनस का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 78 से 86% होती है। लिग्नाइट कोयले की हम बात करें, एंथ्रेसाइट कोयला भारत में कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर के रिहायशी क्षेत्र में और मेघालय में ये एंथ्रेसाइट मिलता है। और बिटुमिनस अधिकांश भारत का 98% कोयला बिटुमिनस प्रकार का है। लिग्नाइट कार्बन की मात्रा 60 से 70% है लिग्नाइट में। ये कहाँ मिलता है? ये आपको तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला मिलता है। और पीट यानी कोयला बनने की पहली फर्स्ट कंडीशन में पीट ही बनता है, ये इस तरीके का। और जैसे जैसे टेम्परेचर हो गया या दबाव हो गया, उसकी वजह से सबसे पहले नंबर पीट बनता है, जिसमें कार्बन की मात्रा
50 से 60% होती है। ये हो गया आपके कोयले के प्रकार। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और चैनल बेल आइकन का बटन दबाओ, जिससे आपको जल्दी से जल्दी ये ट्रिक मिलती रहे पेपर से आने से पहले। थैंक यू।